ठीक है। कल हमने किया था बी प्लस टी। ठीक है, तो बी प्लस टी का हमने ऑलमोस्ट कर लिया था। इंडेक्सिंग हमारा जो हमारे सिलेबस में है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। हैशिंग वैशिंग है वो लास्ट में अपन करवाएंगे, है ना, मतलब इनके करने में, क्वेश्चंस के करने के बाद हैशिंग करवाएंगे। बाकी वैसे ऑलमोस्ट आपके जो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं मैक्सिमम वो हो चुकी है ना। आज कुछ उसमें छोटा सा पोर्शन बच गया था जो हमने कल नहीं करवाया था कि जो बी ट्री और बी प्लस टी है ये कहाँ होते हैं। ये बेसिकली इंडेक्सिंग में काम आते हैं। आपकी जो रिकॉर्ड फाइल है या डेटाबेस फाइल है वो कहाँ है, मेमोरी में है आपकी, हार्ड डिस्क में। ठीक है, और इंडेक्स फाइल है वो भी हार्ड डिस्क में है। तो जो बी ट्री और बी प्लस ट्री है ये ब्लॉक में, जो हार्ड डिस्क का ब्लॉक है उसमें किस तरीके से स्टोर होगी, है ना। तो बी और बी प्लस ट्री का स्टोरेज इन मेमोरी वो आज हम करेंगे। इस पर भी कई तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, है ना, बहुत से एग्जाम्स में क्वेश्चन बने हैं। और कल हम करेंगे इसके जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे क्वेश्चंस हम करेंगे, है ना। तो आज हमारा है बी और बी प्लस टी स्टोरेज इन मेमोरी। बी और बी प्लस ट्री स्टोरेज। ठीक है, देखो बच्चों होता क्या है, पहले हम बी ट्री लेंगे उसके बाद हम बी प्लस ट्री लेंगे। एक चीज में ध्यान रखना, एक पॉइंट है कि जो भी आपका नोड होता है ना, आपका नोड क्या करता है, की को कंटेन करता है। तो जो एक नोड होगा आपका जो आप ट्री बना रहे हैं, जैसे सपोज आपके पास ये ट्री है, ये वाले कोई भी ट्री है, ये ट्री है, ये ट्री है ना। ट्री क्या है, एक इंडेक्सिंग फॉर्म है। तो ये जो नोड है, अब इस नोड में क्या क्या होगा वो अलग बात है। मैं कह रहा हूं कि ये जो नोड है ये एक ब्लॉक को, मेमोरी के एक ब्लॉक को कंटेन करता है, या एक ब्लॉक के अंदर एक नोड आ रहा है। ठीक है, तो इसको स्टोर करने के लिए एक ब्लॉक लग रहा है। इस नोड को स्टोर करने के लिए भी आपका एक ब्लॉक लगेगा, इसको स्टोर करने के लिए भी आपका एक ब्लॉक लगेगा, इसको स्टोर करने के लिए भी एक ब्लॉक लगेगा। ठीक है, अब हमने इसी पॉइंट को लिख लिया है कि सर पॉइंट है हमारा कि वन नोड ऑफ, ये दोनों के लिए है, बी और बी प्लस ट्री, वन नोड ऑफ बी और बी प्लस ट्री is stored in one block of hard disk. ठीक है, क्लियर है ये वाला पॉइंट कि जो भी नोड है बी और बी प्लस ट्री का, उस नोड को स्टोर कराने के लिए एक ब्लॉक लगता है आपका। क्योंकि अब हम स्टोरेज पढ़ रहे हैं कि, है ना, तो डेटा फाइल है या फिर जो इंडेक्स फाइल है, बी क्या है, इंडेक्स फाइल है आपकी, बी प्लस ट्री है वो भी एक तरह से इंडेक्सिंग है। तो ये हार्ड डिस्क में किस तरीके से स्टोर होंगे। ठीक है, दूसरा क्या है कि सर मैं ये कहता हूं, इसी चीज को मैं ये कह रहा हूं कि सर आपका मान लीजिए ये नोड है, समझाने के लिए, और ये स्टोर हो रहा है हार्ड डिस्क में, ये हार्ड डिस्क है आपका। इस पर बहुत क्वेश्चंस बनेंगे, देखते जाइए कैसे होते हैं। मान लीजिए ये नोड है आपका, ये नोड इस हार्ड डिस्क का, इस ब्लॉक में, हार्ड डिस्क में कितने ब्लॉक हो सकते हैं, मान लीजिए ये ब्लॉक है आपका, इस ब्लॉक में स्टोर होगा, एक ब्लॉक है। अब इस नोड में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, भाई आप बी ट्री यूज में लो चाहे बी प्लस ट्री यूज में लो, बट नोड के अंदर हम क्या क्या रखते हैं, नोड में हम की रखते हैं। ठीक है, भाई नोड में क्या होती है, की हो सकती है, और की के साथ मैंने कल बताया था आपको, जब हम सर्चिंग करते हैं तो सर्चिंग कैसे परफॉर्म होती है, तो हर की के साथ एक रिकॉर्ड पॉइंटर भी होता है। हाँ हो सकता है रिकॉर्ड पॉइंटर हो। अब यहाँ डिपेंड करता है कि बी ट्री ले रहे हैं कि बी प्लस ट्री ले रहे हैं। अगर बी ट्री ले रहे हैं आप तो हर की के साथ रिकॉर्ड पॉइंटर होगा, और बी प्लस ट्री ले रहे हैं तो रूट नोड में
रिकॉर्ड पॉइंटर नहीं होता है, फिर चाइल्ड नोड में होता है, लेकिन होता है। मैं ये कह रहा हूं कि नोड में ये हो सकता है, की हो सकता है, रिकॉर्ड पॉइंटर हो सकता है और आपका चाइल्ड पॉइंटर हो सकता है। ठीक है, चाइल्ड पॉइंटर को ही हम ब्लॉक पॉइंटर कहते हैं। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक नोड में की हो सकती है, रिकॉर्ड पॉइंटर हो सकता है और चाइल्ड पॉइंटर हो सकता है। अब ये जो नोड ब्लॉक में स्टोर हो रहा है, हार्ड डिस्क के ब्लॉक में, तो उस ब्लॉक में क्या स्टोर होगा? उस नोड का की, रिकॉर्ड पॉइंटर और चाइल्ड पॉइंटर। पहली चीज तो ये ध्यान रखना। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं वो कॉमन है, जैसे जो चाइल्ड पॉइंटर है इसी को कहा जाता है, इसको ऐसा करें आप, ये जो चाइल्ड पॉइंटर है इसी को बोलते हैं हम ब्लॉक पॉइंटर। ठीक है, इसी को लिखा जाता है ट्री पॉइंटर। तो जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो क्वेश्चन में किसी फॉर्म में लिखा जा सकता है, देयर इट कुड बी रिटन चाइल्ड पॉइंटर और ब्लॉक पॉइंटर और ट्री पॉइंटर, ये सब एक ही बात होती है। एक तो ये ध्यान रखिएगा, इंटरनल नोड और एक्सटर्नल नोड, इन दो के हम किस तरीके से देखो, कई बार क्वेश्चन ये आता है कि अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए थे, जैसे हमने बी ट्री का किया था, बी प्लस ट्री का, ऑर्डर हमारे पास गिवन है। ठीक है, और ऑर्डर के बेसिस पर हमें बी ट्री और बी प्लस टी का क्रिएशन करना है, की इंसर्ट करवानी है या डिलीशन करना है, ठीक है, व्हाटएवर। लेकिन अब हमें निकालना है ऑर्डर क्या होगा, है ना, कि भाई हमें कुछ डेटा गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर और उस डेटा के बेसिस पर हमसे ये पूछा जाएगा कि इस बी ट्री का ऑर्डर क्या है। ऑर्डर भी फिर दो तरीके से पूछा जा सकता है, एक तो इंटरनल नोड का ऑर्डर क्या होगा और लीफ नोड का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, ये तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास ये चीजें गिवन हो। ठीक है, ये सर्च की, ब्लॉक पॉइंटर, ट्री पॉइंटर, ये हमें गिवन होगा तभी हम ऑर्डर को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसीलिए स्टोरेज को आपको पढ़ाया जाता है। स्टोरेज के अंदर नोड में की होते हैं, रिकॉर्ड पॉइंटर है, चाइल्ड पॉइंटर है। अब इसका अपना एक फॉर्मूला होता है, बस उस फॉर्मूले को अपने को ध्यान रखना होता है, उस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करा के सारी चीजें निकाली जाती है। तो बी ट्री के अंदर का हमें ऑर्डर फाइंड आउट करना है, तो किस किस चीज का? एक तो इंटरनल नोड का, एक तो हमें निकालना पड़ेगा इंटरनल नोड का, इंटरनल नोड का ऑर्डर, और दूसरा है एक्सटर्नल नोड का ऑर्डर, एक्सटर्नल नोड। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे इंटरनल नोड। क्या कर रहे हैं? बी ट्री। तो बी ट्री का इंटरनल नोड क्या है? सर देखो, इंटरनल नोड है आपका, मान लीजिए इंटरनल नोड है, इसका हमें ऑर्डर निकालना है। ठीक है, तो नोड है, इंटरनल नोड क्या होता है? मैंने आपको बताया था, जिसमें लीफ नहीं होती है आपकी, है ना। और एक्सटर्नल नोड क्या होता है? जो अपने जो लीफ नोड होती हैं उसको हम क्या बोल देते हैं? एक्सटर्नल नोड बोल देते हैं। तो इंटरनल नोड और एक्सटर्नल नोड में पहले तो डिफरेंस क्रिएट कर दो, है ना, कि चाहे इसी को हम बोलते हैं लीफ नोड। ये होता है आपका लीफ नोड, एक्सटर्नल नोड को ही लीफ नोड बोलते हैं और इंटरनल को नोड को नॉन लीफ नोड बोलते हैं। नॉन लीफ नोड एक ही चीज है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में कैसे भी गिवन हो सकता है, आपका लीफ नोड का ऑर्डर निकालिए या फिर नॉन लीफ नोड का ऑर्डर निकालिए। तो इंटरनल नोड का कैसे करते हैं, देखिए आप, ये मैंने आपको बताया था कि ये कहाँ स्टोर होता है? आपके हार्ड डिस्क के ब्लॉक में। मान लीजिए कोई इंटरनल नोड है, ये इंटरनल नोड है, इसमें क्या हो सकता है सर? की हो सकती है। अब बी थ्री का निकाल रहे हैं, बी प्लस टी का नहीं निकाल रहे हैं, रिकॉर्ड पॉइंटर हो सकते हैं और चाइल्ड पॉइंटर हो सकते हैं। ठीक है, ये कहां स्टोर होगा? यहां ब्लॉक के अंदर जाके स्टोर होगा। ये हार्ड डिस्क का ब्लॉक है, यहां स्टोर है। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला निकल के आता है कि भाई मैं आपसे कहता हूं इंटरनल नोड में मैक्सिमम की कितनी हो सकती है आपकी? अगर ऑर्डर आपको एन दे रखा है तो इंटरनल नोड में कितना होता है आपका? n-1 की हो सकती है। भाई ये जो नोड है ये हार्ड डिस्क के ब्लॉक में स्टोर होता है। अब मैं कहता हूं की कितनी है उस नोड के अंदर, इंटरनल नोड में? अगर n ऑर्डर दे रखा है तो n-1 की होगी आपकी। ठीक है,
रिकॉर्ड पॉइंटर कितने हो गए, मैंने ये बताया था बी ट्री में हर की के पास उसका एक रिकॉर्ड पॉइंटर होता है या सर्च की पॉइंटर जो आपको लोकेट करता है। तो n-1 की आपके कितने होंगे, रिकॉर्ड पॉइंटर हो जाएंगे। और चाइल्ड पॉइंटर कितने होंगे, वो होंगे मतलब एक ज्यादा चाइल्ड होता है हमेशा, तो ये चाइल्ड पॉइंटर कितने हो जाते हैं, n चाइल्ड पॉइंटर हो जाते हैं। ये भी कहां सारे स्टोर होंगे, आपके इस ब्लॉक में स्टोर होंगे। नोड ही स्टोर हो रहा है, बट नोड में क्या क्या चीजें हैं, n-1 की हो गया, n-1 आरपी हो गया, आरपी मतलब रिकॉर्ड पॉइंटर, एंड चाइल्ड पॉइंटर हो गया है। और ये क्या है, ये पूरा एक ब्लॉक में, ब्लॉक की साइज एक ब्लॉक में जाके स्टोर हो रहे हैं। अब इसको हमने लिख दिया है फॉर्मूले के फॉर्म में कि सर हमने ये कहा है कि n-1 मल्टीप्लाई की को हमने डिनोट कर दिया है की से, प्लस n-1 ये है रिकॉर्ड पॉइंटर r, प्लस n को हमने कर दिया चाइल्ड पॉइंटर से एनसीपी, ये लेस देन इक्वल टू कितना है आपका, ब्लॉक की साइज। ये फॉर्मूला आ गया है। अब आपको इंटरनल नोड का ऑर्डर निकालना है, तो वैल्यू को पुट कराइए, ऑर्डर मतलब n, n की वैल्यू को फाइंड आउट कर लीजिए, वो ऑर्डर ऑफ इंटरनल नोड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको स्टोरेज बताया था, ये स्टोरेज में क्या क्या होता है, इस ब्लॉक में क्या क्या होते हैं, की होगा, रिकॉर्ड पॉइंटर होगा, चाइल्ड पॉइंटर होगा। n माइनस, अगर n ऑर्डर है तो n-1 मल्टीप्लाई के मतलब की है, प्लस n-1 मल्टीप्लाई r मतलब रिकॉर्ड पॉइंटर है उस नोड में, प्लस n मल्टीप्लाइड c मतलब चाइल्ड पॉइंटर से। वो किस में होता है, एक ब्लॉक में स्टोर होता है, तो ब्लॉक की साइज हमेशा इक्वल होगी उसके या उससे ज्यादा होगी। तो जब इसमें वैल्यू पुट करवाएंगे, अब आपके क्वेश्चन में गिवन होगा ना, तो की साइज भी गिवन हो सकती है, आर की साइज भी, चाइल्ड पॉइंटर की साइज भी, जो भी इन तीनों की साइज होगी या ब्लॉक साइज आपको गिवन होगी, उसके बेसिस पर आप n की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, वो ऑर्डर ऑफ इंटरनल नोड हो जाएगा। इस तरीके से हम इंटरनल नोड का ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब लीफ नोड का करना है, बी का, ट्री बी है आपकी, बी ट्री है, और लीफ नोड का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। ठीक है, फिर इस पे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। मान लीजिए वही चीजें हैं, ये आपके हार्ड डिस्क का ब्लॉक है और ये आपका नोड है। नोड में क्या हो सकता है सर, की हो सकती है, रिकॉर्ड पॉइंटर हो सकते हैं, और चाइल्ड पॉइंटर हो सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसमें के एक्स की है, ठीक है, और एक्स ही आपका रिकॉर्ड पॉइंटर है। भाई जितनी की होगी उतने रिकॉर्ड पॉइंटर होंगे, बी ट्री के अंदर तो हर की के साथ उसके रिकॉर्ड पॉइंटर है। और चाइल्ड पॉइंटर कितना होगा, लीफ नोड है, लीफ में कोई चाइल्ड होता ही नहीं है ना आपका। भाई चाइल्ड पॉइंटर तब होगा जब चाइल्ड होगा, लीफ में तो कोई चाइल्ड है ही नहीं है आपका, तो आपका जीरो चाइल्ड पॉइंटर होगा। आप इसी को फॉर्मूले के फॉर्म में लिख दीजिए, x मल्टीप्लाई के मतलब की पॉइंटर, प्लस x मल्टीप्लाई r, के किसका होगा, प्लस 0 मल्टीप्लाई c लेस देन इक्वल टू ब्लॉक की साइज। ठीक है, जो x की वैल्यू होगी वही लीफ नोड का ऑर्डर हो जाएगा। x की वैल्यू जो होगी वो ऑर्डर ऑफ लीफ नोड हो जाएगा। राइट, अब करते हैं इस पर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है आपका, देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कई क्वेश्चन आए इस पर, और कुछ नहीं करना है, सिंपल वैल्यू को पुट कराना है। लेकिन ध्यान रखना, यहां जब आंसर आएगा तो वो इंटीजर वैल्यू में लेना, अगर पॉइंट में आया इंटीजर वैल्यू लेना है, तो उस केस में हम फ्लोर वैल्यू लेते हैं इन चीजों में, है ना। तो सील वैल्यू मत लेना, फ्लोर है, जैसे 30.6 आया आपका, 30 होगा आंसर, 29.7 भी आया तो भी आप 29 लीजिए, फ्लोर वैल्यू के हिसाब से। ठीक है, कंसीडर, एक क्वेश्चन है आपका, कंसीडर ए हार्ड डिस्क with block size 24 बाइट। ठीक है,
कंसीडर ए हार्ड डिस्क विद ब्लॉक साइज 102 बाइट। ये आपका क्वेश्चन है ना। डेटा कुछ भी हो सकता है, अपने को तो लॉजिक पे ध्यान देना है। साइज ऑफ की दे रखी है अपने को 6 बाइट। सारी वैल्यू अपने के पास क्वेश्चन में गिवन होगी, तभी हम ऑर्डर निकाल सकते हैं, ठीक है। एंड रिकॉर्ड पॉइंटर की साइज है आरपी साइज इक्वल टू 10 बाइट एंड चाइल्ड पॉइंटर साइज की साइज है वो है आपकी 4 बाइट। ठीक है। और आपसे पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर व्हाट इज द ऑर्डर, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ इंटरनल नोड और दूसरा है व्हाट इज ऑर्डर ऑफ एक्सटर्नल नोड। अब इसकी जगह लीफ नोड और नॉन लीफ नोड भी लिखकर दे सकता है ना, उसको लेके कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन ने क्या दे रखा है, जब भी इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करें तो पहले मैंने आपको बताया था डेटा को आप रिट्राइव कर लें, डेटा को एक जगह लिख लें, जिससे आपका कैलकुलेशन में आसानी होगी, बार बार देखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो सबसे पहले हमने क्या किया सर, अब देखिए इसके अंदर आपको क्या दे रखा है, कंसीडर्ड हार्ड डिस्क विद ब्लॉक साइज दे रखी है आपको। तो बीएस क्या हो गया, 1024 हो गया आपका। साइज ऑफ की साइज क्या है 6 बाइट, ठीक है लिखना है। रिकॉर्ड पॉइंटर की साइज दे रखी है आपको 10 बाइट, वो भी दे रखी है, और चाइल्ड पॉइंटर की साइज दे रखी है 4 बाइट, ठीक है। अब इंटरनल नोड का ऑर्डर क्या होगा और एक्सटर्नल नोड का ऑर्डर क्या होगा, सिंपल फॉर्मूले में रखना है और वैल्यू को आपको निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व किया। पहले हमने क्या किया सर, हार्ड डिस्क की साइज, ब्लॉक साइज, हार्ड डिस्क ब्लॉक साइज हमने इसको ले लिया 1024 बाइट। इससे क्या होता है, ये तो छोटा क्वेश्चन है, कई बार और भी साइज में बड़े क्वेश्चंस होते हैं। साइज ऑफ की साइज 6 बाइट, ठीक है। एंड रिकॉर्ड पॉइंटर साइज आरपी साइज कितना है 10 बाइट। यहां क्या है, चाइल्ड पॉइंटर साइज, फोर बाइट। ठीक, अब आपको निकालना है इंटरनल ऑर्डर, इंटरनल नोड का ऑर्डर। तो आपको पहला क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ इंटरनल नोड। ठीक है, अब आप क्या कैसे निकालोगे, फॉर्मूला क्या था, देखो फॉर्मूला क्या कहता था इसका, एक मिनट इसको मिटा दीजिए। अब ये फॉर्मूला है आपका इंटरनल नोड्स का ऑर्डर निकालने के लिए, n-1 मल्टीप्लाई k प्लस n-1 मल्टीप्लाई r प्लस n मल्टीप्लाई c लेस देन इक्वल टू bs। ठीक है, क्लियर है यहां पर। अब n-1 n निकालना है अपने को, k की साइज क्या दे रखी है, देखो k की साइज क्या है, हम 6 बाइट, यही तो थी ना k की साइज, ये k की साइज है 6 बाइट, तो हमने क्या रख दिया इसकी जगह 6 रख दिया। प्लस n-1, r की क्या साइज दे रखी है अपने को, r की साइज दे रखी है 10 बाइट, यहां रख दिया 10 प्लस जो जो वैल्यू है बस उसको रखना है, n इंटू c की वैल्यू क्या दे रखी है 4 बाइट, c की वैल्यू है 4 बाइट,
लेस देन इक्वल टू BS क्या दे रखा है 1024 बाइट। अब इसको हमें सॉल्व करना है, सॉल्व कर लीजिए आप। तो क्या आएगा आप सॉल्व करोगे तो इसको मैं यहीं सॉल्व कर दूं क्या, नहीं तो फिर समझने में थोड़ी सी दिक्कत। अब इसको मैंने यहां सॉल्व किया, एन लेस देन इक्वल टू 1024 कितना हो गया ये वाला 10 16 16 ये कितना हो गया 20 26 एन लेस देन इक्वल टू ये चला गया आपका 16 1040। एक मिनट कुछ गलती की है क्या, चाइल्ड पॉइंटर की साइज तो 4 थी ना ये, हाँ तभी मैं सोचा था कुछ मिस्टेक है, ये 4 है ना, 4 बाइट चाइल्ड पॉइंटर एन इंटू CP है ना 4, तो ये आपका 4 करोगे तो ये 4n हो जाएगा। अभी क्या इसमें कहाँ मिस्टेक आ रही है, 4n हो गया, तो ये 4n करने पर आ गया 20n। ठीक है, तो n जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाय 20। मैंने आपको कहा था इसकी फ्लोर वैल्यू आप ले लेना, तो फ्लोर वैल्यू लेने पर आपका आ जाएगा ये n जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 52 होगा, मतलब n जो है उसकी वैल्यू क्या आई है आपकी 52 आई, 52 ये आंसर है, ये आंसर। इसमें तो खैर जरूरत ही नहीं है ना, आपका पूरा इंटीजर में ही वैल्यू आ रही है, तो जो वैल्यू आ रही है उसका आपको आंसर है। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को निकाला जाता है। अब कुछ नहीं है, केवल आपको वैल्यू चेंज कर करके वो देगा। आपसे क्या निकलवाया था, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ इंटरनल नोड, तो इंटरनल नोड का ऑर्डर क्या आ गया सर आपके पास, क्या आंसर आया 52। अब है एक्सटर्नल नोड का ऑर्डर हमको निकालना है, तो इसका क्या निकालोगे सर एक्सटर्नल नोड का, आप निकाल लीजिए एक्सटर्नल नोड का ऑर्डर ऑफ एक्सटर्नल नोड, लीफ नोड भी बोलते हैं इसको। क्या फॉर्मूला था आपका सर, x मल्टीप्लाई k प्लस x मल्टीप्लाई r प्लस 0 मल्टीप्लाई c लेस देन इक्वल टू ds, यही था। तो जीरो तो जीरो लिख दोगे, कोई लिखने की आवश्यकता तो नहीं है। x मल्टीप्लाई k प्लस x मल्टीप्लाई r लेस देन इक्वल टू ds। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, k की वैल्यू क्या दे रखी है अपने को, k की वैल्यू दे रखी है 6 बाइट, तो ये हो गया आपका x मल्टीप्लाई 6 प्लस x मल्टीप्लाई रिकॉर्ड पॉइंटर की साइज क्या दे रखी है 10 बाइट, 10 लेस देन इक्वल टू 1024, तो ये कितना हो गया 16x लेस देन इक्वल टू 124, और x हो गया वो हो गया लेस देन इक्वल टू 124 डिवाइडेड बाय 16। जब हम इसकी फ्लोर वैल्यू लेंगे तो हमारे पास आएगा n इज इक्वल टू 64 आंसर। ये तो एक्सटर्नल नोड में का ऑर्डर क्या होगा आपका 64 हो जाएगा। इस तरीके से इनको सॉल्व किया जाता है। ये ध्यान रखना बी ट्री के लिए, बी प्लस ट्री के लिए नहीं है। क्लियर है सबको कैसे सॉल्व किया है? ठीक है, आप इसी तरीके का सेकंड क्वेश्चन ले लीजिए, वही है ना, वैल्यू चेंज कर देंगे और कुछ भी नहीं है, आपको केवल आंसर फाइंड आउट करना है। और बहुत से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इससे जो पुराने एग्जाम्स में पूछे गए हैं आपके, है ना, केवल आपको वैल्यू चेंज करते हैं और आंसर आपको फाइंड आउट करना होता है। मान लीजिए क्वेश्चन है, कंसीडर ए बी ट्री with key size is equal to 10 byte।
राइट। आरपी साइज दे रखी है, आरपी साइज वो दे रखी है 4 बाइट। एंड ब्लॉक पॉइंटर की साइज दे रखी है, ब्लॉक पॉइंटर। ब्लॉक पॉइंटर क्या होता है? चाइल्ड पॉइंटर। ब्लॉक पॉइंटर इज इक्वल टू 8 राइट। साइज ऑफ ब्लॉक साइज ऑफ हार्ड डिस्क इज इक्वल टू 1024 बाइट। ठीक है। और आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि ऑर्डर ऑफ इंटरनल नोड, ऑर्डर ऑफ इंटरनल नोड, ये आपको फाइंड आउट करना है। और इसी का सेकंड है ऑर्डर ऑफ एक्सटर्नल नोड। ऑर्डर निकालना है, कुछ नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूले में पुट कर दीजिए इसको। देखिए सारी वैल्यू अपने पास गिवन है, आप खुद देखिए। कंसीडर B3 विथ की साइज, के की वैल्यू अपने पास है, आरपी साइज दे रखी है, ब्लॉक पॉइंटर की साइज दे रखी है और ब्लॉक की साइज दे रखी है अपने पास। तो डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करना है। अब ऑर्डर ऑफ इंटरनल नोड है, देखिए ऑर्डर ऑफ इंटरनल नोड, मैं इसी को यही कर देता हूं, ऑर्डर ऑफ इंटरनल नोड। ठीक है, क्या फॉर्मूला होगा आपका? वही फॉर्मूला है इंटरनल नोड का। यहां कर दें क्या? चलिए चलो यहां कर देते हैं, ऑर्डर ऑफ इंटरनल नोड क्या होगा? n माइनस 1 मल्टीप्लाई के प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई r प्लस n मल्टीप्लाई चाइल्ड पॉइंटर, ये लेस देन इक्वल टू था ब्लॉक की साइज के, है ना। n की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। k क्या दे रखा है? देखिए k की साइज क्या दे रखी है? 10 बाइट। ये हो गया आपका 10 प्लस n माइनस 1। r की साइज क्या दे रखी है? रिकॉर्ड पॉइंटर की साइज 4 बाइट। ये हो गया आपका 4 प्लस n मल्टीप्लाई c क्या दे रखा है अपने को? c क्या है? चाइल्ड पॉइंटर। चाइल्ड पॉइंटर का है ब्लॉक पॉइंटर 8 बाइट। ठीक है, 8 बाइट, ये लेस देन इक्वल टू 1024 हो गया। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो हो गया 10n माइनस 10 प्लस 4n माइनस 4 प्लस 8n लेस देन इक्वल टू 1024। यहां सॉल्व कीजिए, कितना हो गया आपका? 12, 22n प्लस 14 तो चलेगा 1040। तो n क्या हो गया? तो 1040 डिवाइडेड बाय 22, इसकी फ्लोर वैल्यू ले लेना। तो इसका जो आंसर आएगा आपका वो आएगा n इज इक्वल टू 47। n इज इक्वल टू 47, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ इंटरनल नोड क्या हो गया B3 का? n इज इक्वल टू 47, ये आंसर निकल गया है। ये लो, कहां दिक्कत आई? सिंपल फॉर्मूला है। लास्ट क्लासेस में हमें ऑर्डर दे रखा था, ऑर्डर के हिसाब से अपने कर। अब हमें इस तरह से क्वेश्चन है कि भाई हमें ऑर्डर फाइंड आउट करना है, तो हमें जब ऑर्डर फाइंड आउट करना होगा तो बाकी सारी वैल्यूज हमें गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि ऑर्डर हम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमें ये पता हो कि वो जो नोड है आपका B3 का या B+3 का, वो हार्ड डिस्क में किस तरह से स्टोर किया जा रहा है। ठीक है, तो स्टोरेज की जो वैल्यूज हैं आपके क्वेश्चन में, ब्लॉक पॉइंटर है, ब्लॉक साइज है, ये हमको गिवन होंगी, उसके बेसिस पर हम ऑर्डर को फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट, अब है आपका ऑर्डर ऑफ एक्सटर्नल नोड, इसी का क्वेश्चन था। ऑर्डर ऑफ एक्सटर्नल नोड, इसका क्या फॉर्मूला था? x मल्टीप्लाई के प्लस x मल्टीप्लाई r, चाइल्ड पॉइंटर होता ही नहीं है तो ब्लॉक साइज। ठीक है, x है, k क्या दे रखा है? k की साइज क्या थी? 10 प्लस x, रिकॉर्ड पॉइंटर की साइज क्या थी? r की साइज 4
लेस देन इक्वल टू 1024। ठीक है, तो ये हो गया आपका 10x प्लस 4x लेस देन इक्वल टू 124। ये है आपका 14x लेस देन इक्वल टू 124। तो x क्या होगा 1024 अपॉन 14। इसकी फ्लोर वैल्यू आप ले लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा 73। 73 आंसर सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 73। तो ऑर्डर ऑफ एक्सटर्नल लोड क्या है 73। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए। तो इस तरीके से अगर बी ट्री का ऑर्डर हमें पूछा जाता है इंटरनल लोड का और एक्सटर्नल लोड का, तो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। अब क्वेश्चन है बी प्लस ट्री का कि सर बी प्लस ट्री का हमें ऑर्डर निकालना है इंटरनल लोड का और एक्सटर्नल लोड का। अब इसको लीफ नोड और नॉन लीफ नोड भी बोल देते हैं ना, तो वो किस तरह से निकालेंगे वो देखिए। देखो अब है आपके पास बी प्लस ट्री। बी प्लस ट्री का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें भी वही है, एक हमें निकालना है इंटरनल लोड का। इंटरनल लोड अगर हमें गिवन है तो उसका ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करेंगे, और एक्सटर्नल लोड अगर गिवन है तो उसका ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, एक मैं ये कहता हूं सर बी प्लस टी है, बी टी नहीं है। मान लीजिए ये आपके पास हार्ड डिस्क का ब्लॉक है और ये है अपना कोई भी नोड। नोड में क्या क्या हो सकता है सर, सर की हो सकती है, रिकॉर्ड पॉइंटर हो सकते हैं और चाइल्ड पॉइंटर हो सकते हैं। अब मुझे बताइए कि मैं बात कर रहा हूं इंटरनल नोड की बी प्लस टी में, तो बी प्लस टी में मैंने कल बताया था कि क्या रूट नोड पर या इंटरनल नोड पर रिकॉर्ड पॉइंटर होते हैं क्या, नहीं। मैंने आपको बताया था रिकॉर्ड पॉइंटर हमेशा चाइल्ड नोड पर होते हैं या लीफ नोड के अंदर होते हैं। तो इंटरनल नोड के अंदर जब इंटरनल नोड को बी प्लस टी के इंटरनल नोड को हार्ड डिस्क में स्टोर करवाएंगे तो वहां रिकॉर्ड पॉइंटर नहीं होगा। ठीक है, कल ही मैंने बताया था आपको इस चीज के बारे में कि मान लीजिए ये वाला जो था ना, हम अब इंडेक्सिंग कर रहे थे बी और बी प्लस टी की, तो मैंने आपसे ये कहा था कि मान लीजिए की था 16, यहाँ है 14, तो ये जो रूट नोड है इंटरनल नोड है आपका बी प्लस टी के अंदर। तो बी प्लस टी में क्या होता था कि यहां से एक्सेस नहीं होता था, आपको क्या चाइल्ड नोड पर जाना पड़ता। चाइल्ड नोड में जो की दे रखी है उन्हीं का रिकॉर्ड पॉइंटर होता था। रूट नोड इंटरनल नोड में रिकॉर्ड पॉइंटर नहीं होता था। बी ट्री में तो होता है लेकिन यहां नहीं होता है। तो आपके जब हम इंटरनल नोड को बी प्लस टी के इंटरनल नोड को हार्ड डिस्क में या ब्लॉक में स्टोरेज कराते हैं तो उसमें रिकॉर्ड पॉइंटर नहीं होता है, बाकी सब तो होंगे। तो हमारे पास क्या आया सर, की कितनी हो सकती है n-1। अगर n ऑर्डर दे रखा है तो n-1 की होंगी। रिकॉर्ड पॉइंटर क्या है आपका, 0 रिकॉर्ड पॉइंटर है, और चाइल्ड पॉइंटर कितना होगा, n हो जाएगा सर, n इनटू चाइल्ड पॉइंटर है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो केवल इंटरनल नोड में बी प्लस के अंदर आपका रिकॉर्ड पॉइंटर 0 हो रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन के आ रहा है सर, n-1 के प्लस 0 इंटू रिकॉर्ड पॉइंटर प्लस n इंटू चाइल्ड पॉइंटर, वो कहां लेस देन इक्वल टू bc bs। ये ब्लॉक की साइज है आपकी, एक ब्लॉक में है ना ये, तो इसके इक्वल होना चाहिए, ऐसे लेस होना चाहिए। सॉल्व कर लीजिए, तो n-1 के प्लस n चाइल्ड पॉइंटर ये लेस देन इक्वल टू bs हो जाएगा। ये लो, ये फॉर्मूला निकल गया आपका, किसका, b प्लस टी का ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला है ना। अब आपको k की वैल्यू है, जो भी वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में वो रखिए और n की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, बहुत सिंपल है। अब आ जाइए b प्लस ट्री एक्सटर्नल नोड। सर b प्लस ट्री का अगर एक्सटर्नल नोड है तो उसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे सर, देखिए तो उसके ऑर्डर में क्या होगा भाई, इसमें तो रिकॉर्ड पॉइंटर भी होगा आपका और चाइल्ड पॉइंटर क्या हो जाएगा आपका। देखो हाँ, मैं ये कह रहा हूं ये वाली चीज है आपकी, ये हार्ड डिस्क है, ये आपका नोड है।
नोड में क्या है आपका, की है, ये नोड है आपका, ये की है, ये रिकॉर्ड पॉइंटर है और ये आपका चाइल्ड पॉइंटर है। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं कि सर इसमें कितनी की है आपकी, मान लीजिए x की थी आपकी। ठीक है, एक्सटर्नल नोड कौन सा होता है, जो लीफ नोड होता है ना आपका, लीफ नोड जो आपका लास्ट में है, लीफ नोड के अंदर सारे रिकॉर्ड पॉइंटर होते हैं, तो x रिकॉर्ड पॉइंटर हो जाएगा। इंटरनल नोड में नहीं था रिकॉर्ड पॉइंटर, बट लीफ नोड में तो होते ही है, तो अपने को एक्सटर्नल नोड का निकालना है। तो एक्सटर्नल नोड को जब हम हार्ड डिस्क में या ब्लॉक में, हार्ड डिस्क के ब्लॉक में स्टोर करवाएंगे तो उसमें रिकॉर्ड पॉइंटर भी आएगा। और चाइल्ड पॉइंटर कितने हैं, चाइल्ड पॉइंटर तो होते नहीं है, लेकिन इसमें एक लिंक लिस्ट होता है, मैंने आपको बताया था, वो लिंक लिस्ट होता है ना, वो लिंक लिस्ट का पॉइंटर होता है, वो सारी लीफ नोड को जोड़ के रखता है, तो एक चाइल्ड पॉइंटर होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट 1 होता है सिंगली लिंक लिस्ट में, हम बाय डिफॉल्ट सिंगली लिंक लिस्ट ही मान के चलते हैं, लेकिन या तो क्वेश्चन में अगर गिवन होगा ना डबली लिंक लिस्ट का यूज ले रहे हैं तो वहां 2CP हो जाता है फॉर्मूले के अंदर, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। बाकी जब इस फॉर्मूले को हम सॉल्व करेंगे तो x मल्टीप्लाई k प्लस x मल्टीप्लाई r प्लस 1CP 1 मल्टीप्लाई c, ये लेस देन इक्वल टू bs, ये ब्लॉक की साइज है, ये ब्लॉक साइज है, ये ब्लॉक की साइज में तो स्टोर हो रहा है, तो ये हो गया एक्स के प्लस एक्स आर प्लस सी लेस देन इक्वल टू बी एस। ये आपका निकल के आ गया फॉर्मूला, वैल्यू पुट कराइए, आंसर निकालिए। ठीक है, एक्स क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एक्सटर्नल नोड हो जाएगा। क्लियर है, अब क्वेश्चन जो हम करेंगे वो बी प्लस टी पर करेंगे। सारे फॉर्मूले क्लियर हो गए अपने, अब आ जाइए क्वेश्चन। क्वेश्चन है अपने पास कि सर ब्लॉक साइज हमको दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, कि सर ब्लॉक साइज दे रखी है 512 बाइट। आरपी है, आरपी की साइज, रिकॉर्ड पॉइंटर साइज दे रखी है 8 बाइट। चाइल्ड पॉइंटर की दे रखी है साइज 4 बाइट। कुछ भी नहीं है, मतलब वैल्यू को चेंज करते रहेंगे, फॉर्मूला तो वही है आपका, है ना। की है आपका 10 बाइट। आपको ऐसे फाइल मैनेजमेंट में, फाइल ऑपरेशन में बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे स्टोरेज पर बेस्ड, और इसी का बेस पर क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, ऑर्डर ऑफ इंटरनल नोड, ऑर्डर ऑफ इंटरनल नोड ऑफ बी प्लस ट्री। ठीक है, इसी का दूसरा क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ एक्सटर्नल नोड ऑफ बी प्लस ट्री। क्लियर है, अब आपको बी प्लस टी से निकालना है, तो बी प्लस टी इंटरनल नोड, ऑर्डर ऑफ इंटरनल नोड, इसका क्या फॉर्मूला था सर, इसका फॉर्मूला था आपका n-1 के, रिकॉर्ड पॉइंटर 0 था आपका, ठीक है, और चाइल्ड पॉइंटर कितने थे आपके, n थे ना, n मल्टीप्लाई 4 लेस देन इक्वल टू ब्लॉक की साइज। बाकी सारी वैल्यू गिवन है अपने पास, n-1 के की साइज क्या दे रखी है अपने पास 10, यही है 10 ही है ना, प्लस n इंटू 4 क्या थी आपकी चाइल्ड की साइज दे रखी होगी ना, लेस देन इक्वल टू ब्लॉक साइज कितना दे रखा है 512, यही है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 10n माइनस 10 प्लस 4n लेस देन इक्वल टू 512, कितना हो गया 14n, ये उधर चला जाएगा 522, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 522 डिवाइडेड बाय
4। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 37। ये आपका आंसर है। तो ऑर्डर ऑफ इंटरनल नोड बी प्लस टी का कितना आया है आपका 37। ये आंसर निकल गया। ठीक है, क्लियर है सबको? हम क्या कर रहे हैं, अब इसी का हमें एक्सटर्नल नोड निकालना है। बी प्लस टी ऑर्डर ऑफ एक्सटर्नल नोड, ऑर्डर ऑफ एक्सटर्नल नोड। एक्सटर्नल नोड का क्या फॉर्मूला था आपका, x मल्टीप्लाई के, रिकॉर्ड पॉइंटर होंगे, हाँ सर रिकॉर्ड पॉइंटर होंगे, प्लस एक चाइल्ड पॉइंटर था बाय डिफॉल्ट, ठीक है, और ये हो गया ds। तो यहां क्या हो गया सर, 10 क्या था, ये 10 था ना आपका, प्लस रिकॉर्ड पॉइंटर की साइज कितनी थी 4, चाइल्ड पॉइंटर की साइज कितनी है आपकी 4 है, 1 इंटू 4 लेस देन इक्वल टू 512। ये हो गया आपका 10x प्लस 4x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 5 1 2। ये हो गया 14x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 5 1 5। तो ये हो गया आपका 14x, ये तो चला गया तो 508। ठीक है, तो x कितना हो गया 508 बाय 14। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 28 आ जाती है। ये आपका आंसर आ गया। ऑर्डर ऑफ एक्सटर्नल नोड कितना हो गया 28। इंटीजर में लीजिएगा, है ना, पॉइंट वैल्यू है तो उसका फ्लोर ले लीजिए। क्लियर है सबको? ये सारे क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं। तो आपसे बी ट्री या बी प्लस ट्री का इंटरनल नोड का ऑर्डर निकलवाया जा सकता है, एक्सटर्नल नोड का ऑर्डर निकलवाया जा सकता है ना। कोई भी वैल्यू आपको गिवन होगी तो उस वैल्यू के हिसाब से आपको चीजों को फाइंड आउट करते हुए आपको आंसर फाइंड आउट करना है, राइट। तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ा है। इसमें कोई भी दिक्कत हो किसी भी तरीके की आप पूछ लीजिएगा। बहुत आसान चीज है, लेकिन इस पर क्वेश्चन बहुत बनते हैं आपके। अब ये क्या करते हैं कि क्वेश्चंस को घुमाते रहते हैं, बस उसकी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी दे देते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चंस को ये मूव करेंगे। अब कल हम करेंगे इसके सारे क्वेश्चंस को, जो मैंने आपको पीडीएफ दी थी डीबीएमएस की 84 पेजेस की, तो उसमें इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उस सबको हम यहाँ करेंगे। वो सारे क्वेश्चन वही हैं जो पुराने एग्जाम्स में हैं। बहुत से क्वेश्चन तो अपन कर भी चुके हैं और बहुत से ऐसे हैं जो नए क्वेश्चंस हैं। तो सभी क्वेश्चंस को हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे क्लास में। 2-3 घंटे का लगेगा टाइम को सॉल्व करने में, बट सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और मुझे लगता नहीं कि उसके बाद फिर इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होगी। हाँ, इसके बाद थोड़ी बहुत चीजें बच जाएंगी आपकी, जैसे हैशिंग वगैरह, वो अपन इसके बाद करेंगे प्रॉब्लम क्लासेस लेने के बाद, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही, क्योंकि आपका टॉपिक ये कंप्लीट हो चुका है। इंडेक्सिंग आपके जो सिलेबस में है वो कंप्लीट है ना। उसमें जो आपके इंडेक्सिंग था, प्राइमरी इंडेक्सिंग, सेकेंडरी इंडेक्सिंग, डेंस वगैरह जितनी भी थी, मल्टी लेवल इंडेक्सिंग थी, बी ट्री थी, बी प्लस ट्री थी, ये और उसका स्टोरेज था, वो आज कंप्लीट हो गया है। तो इसके बेसिस पर आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम खुद यहाँ सॉल्व करेंगे 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट्स को पहले बहुत प्रॉब्लम आ रही थी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, अब सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके। ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन गिवन हो और वो सॉल्व ना हो। कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं कि अच्छे अच्छे भी सॉल्व नहीं कर पाते, वो एक अलग चीज है। बाकी 80 to 90% क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें कुछ टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हैशिंग्स वाला है, तो जैसे ही अपनी प्रॉब्लम हो जाएगी उसके बाद हैशिंग लेंगे, और छोटी मोटी चीजें और बची है, बिट मैप कुछ इस तरह से इंडेक्सिंग्स है, तो वो भी ले लेंगे। 2 क्लासेस और लेनी पड़ेगी, उसके बाद आपका फाइल मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाएगा। आपको मैंने डीबीएमएस में बताया था कि स्टार्टिंग जो डीबीएमएस का था, इसमें ईआर डायग्राम था, रिलेशनल मॉडल्स वगैरह था। सेकंड आपका फंक्शनल डिपेंडेंसी नॉर्मलाइजेशन था। तीसरा ट्रांजैक्शन कंकरेंसी थी, और चौथा है आपका फाइल मैनेजमेंट। ये बहुत ही सिक्योर टॉपिक है। स्टार्टिंग टफ लगती है हर चीज में, आप जब करते हैं तो धीरे धीरे आप उसमें हैबिचुअल होते चले जाते हैं।
लेकिन फिर भी ये चारों टॉपिक में आप अप्रोक्सीमेटली 80 से 90% क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं और बना सकते हैं। थोड़ा सा जो टिपिकल पड़ता है वो पड़ता है एसक्यूएल और रिलेशनल अलजेब्रा का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ टफ है, बट उसमें चूंकि लैंग्वेज है तो किसी भी तरीके से क्वेश्चंस को दिया जा सकता है और कई बार उसमें बहुत प्रैक्टिस की आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है। उसमें आप कह नहीं सकते कि क्वेश्चन सही होगा नहीं होगा, वो डेटा पर डिपेंड करता है कि डेटा सामने वाला कैसा दे रहा है। कई बार बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस बना देते हैं। बाकी ये जो 4 यूनिट हैं इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं डीबीएमएस के प्रोग्रामर में। इनका जो रेशियो है वो ऑलमोस्ट लगभग बराबर रहता है पांचों यूनिट्स का, है ना। आपके 7-8 क्वेश्चंस आएंगे, फर्स्ट में से 7-8 क्वेश्चन आएंगे फंक्शनल डिपेंडेंसी में, नॉर्मलाइजेशन में, इतने ही ट्रांजिशन कंकरेंसी में है, फाइल मैनेजमेंट में है। फाइल मैनेजमेंट कभी कम भी आ जाते हैं, ज्यादा भी डिपेंड करता है। और आपके 8-10 क्वेश्चन आते हैं वो है एसक्यूएल, रिलेशनल अलजेब्रा, इनसे है। और 5-6 क्वेश्चन आते हैं जो बेसिक्स के होते हैं आपके, जो फंडामेंटल डीबीएमएस के मॉडल्स क्या है, फलाना क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चन जो बनते हैं। और कुछ क्वेश्चंस हैं जो दे रखे हैं ना आपके, अलग से टॉपिक दे रखे हैं, जैसे एम्बेडेड एसक्यूएल दे रखा है, हालांकि मैं करवा दूंगा, और क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन है। इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एक एक क्वेश्चन बनेगा, मैं ये नहीं कर रहा हूँ क्वेश्चन नहीं बन सकता, बनेगा, लेकिन एक ही क्वेश्चन ही बनेगा। अब मैं एक एक क्वेश्चन क्यों कह रहा हूँ, तो ये जो टॉपिक्स है ना, ये आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर नहीं है। तो ये जो इसके पास जो वाइडर एरिया है, मेन टॉपिक में से ही क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। बाकी टॉपिक में तो केवल एक सिंगल क्वेश्चन ले लिया जाता है, क्योंकि टॉपिक में मेंशन है ना, उसमें बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है। क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन में आप दिमाग लगा रहे हो, एक क्वेश्चन बनेगा, वो भी जनरल क्वेश्चंस बनते हैं। ऐसे एम्बेडेड में है, और एक दो टॉपिक्स और हैं। तो उन टॉपिक में से अगर आप पूरे पुराने पेपर्स भी देखोगे तो हार्डली एक क्वेश्चन बना हुआ है, तो वो एक एक दिन में अपन सारे कवर कर लेंगे, है ना। तो ये डीबीएमएस है। अब कल देखते हैं, या तो नेटवर्किंग क्लास अपन लेंगे, नहीं तो इसके जो क्वेश्चन हैं सारे, मैं चाहता हूँ कि सारे क्वेश्चन एक बार आपके हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं जैसा भी है। तो कल या तो इनकी प्रॉब्लम क्लासेस जो है वो लेंगे, और वो नहीं लेंगे तो फिर अपन नेटवर्किंग क्लासेस लेंगे। ठीक है, तो जो आज के लिए इतना ही है। थैंक्स।